सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बात होगी मैं खुशामदीद पाकिस्तानी मीडिया का वाहिद प्रोग्राम जब बात होती है खुलकर हकायक पर, पाकिस्तानियों की दिल की बात होती है और तमाम इशूज पर बात करते हैं। बोल न्यूज नेटवर्क के चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब। फैसल साहब से आज बड़ी इंपॉर्टेंट इशूज मैंने डिस्कस करने हैं। अद्वियात की कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं, रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसके अलावा एक टॉप सीक्रेट खबर है। वजीर आला सिंध ने 150 दिनों में अपने वुज़रा को कितनी बख्शिश दी, कितना एजाजिया दिया, यह आपको बताएंगे टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में। लेकिन फैसल साहब पहले आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा हुक्म दिया है। हुक्म यह है कि कराची में जो फौजी जमीनें उसे कारोबारी मराकज हैं उनका खात्मा किया जाए। मास्टर प्लान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेकर सिंध हुकूमत को दिया जाए। फुटपाथों पर जो टेबल, कुर्सियां, रोजगार, दस्तरखान और सदके के बकरों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तमाम तर को हटा दिया जाए। कैसे देखते हैं फैसल साहब आप इस हुक्म को? तला मुझे लग रहा है कि कराची का पुराना वक्त वापस आ रहा है जब फुटपाथ थे और लोग वॉक भी कर सकते थे, और अब दोबारा से सड़कों के साथ साथ फुटपाथ होंगे। वहाँ पे तजावुज़ात का खात्मा हो जाएगा, वहाँ पे जो मंडियाँ लगती थी वो ख़त्म हो जाएंगी, दस्तरखान जो लगते थे वो ख़त्म हो जाएंगे और लोग बाकायदा वॉक कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पॉजिटिव बात है। लेकिन साथ साथ इसमें जो कराची का मास्टर प्लान है जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हाथ में दे दिया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत जब बनाई आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, पिछली हुकूमत कायम अली शाह साहब के दौर के अंदर, वो अब लेकर KMC को वापस दे दिया गया है। यानी कि अब मेयर जो हैं उनका महकमा ये तय करेगा कराची का मास्टर प्लान। ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन कराची बहुत टिपिकली बिल्कुल है जिसके अंदर कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, जिसमें फेडरल इदारों की बहुत सारी ज़मीनें हैं। मेयर के पास तकरीबन 30-33% रकबा है जिसके अंदर वो अपनी मेयरशिप कर सकता है। तो जाहिर है कि एक कदम अच्छा है आज के जस्टिस गुलजार साहब के इन अहकामात के तहत कि जो सड़कों के ऊपर हम किनारों पे देखते हैं कि सदकों के बकरे वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ फुटपाथ के ऊपर, दस्तरखान लगे हुए, वो सब ख़त्म होंगे। साथ ही कंटोनमेंट्स के अंदर कराची में जो 6 के 6 कंटोनमेंट्स है उसके अंदर जो बिजनेसेस हैं वो नहीं हो सकेंगे। पॉजिटिविटी की तरफ है ये फैसला। लेकिन साथ साथ जो बीच में तजावुज़ात वाला मामला रुक गया था उसको उन्होंने दोबारा से आज हुक्म दिया है कि उसको तेज़ किया जाए। कराची में किसी भी सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात कबूल नहीं की जाएंगी। अब देखना है कि KMC और KDA किस तरह से मजीद तेज करते हैं तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। फैसल साहब आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा दस्तरखान के ऊपर। जो बेघर अफराद लाहौर में हैं उनके लिए वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुख्तलिफ मैखाने बनाए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं, टेंट्स लगाए गए हैं, सहूलियात मुयसर की गई हैं उनके लिए। कराची में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। ये बेघर लोग यहीं दस्तरखानों पर बैठ कर जो मुख्तलिफ NGO जैसे सिलानी काम कर रही है, दस्तरखान लगाती है, खाना खिलाती है, वो दस्तरखान तो लगना चाहिए। फैसल साहब दस्तरखान लगना चाहिए तो अपने घर में लगाएं और अच्छे बंगलों के अंदर खाने खाते हैं, अच्छे बड़े घरों के अंदर लगाएं दस्तरखान। फुटपाथ पर ही क्यों? ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मेहमान खाने बनाए हैं वो सड़कों पर नहीं हैं, वो सड़कों से हटकर हैं। अगर सैलानी वेलफेयर ने, आलमगीर वेलफेयर ने और बहुत सारे इदारे हैं, ईदी फाउंडेशन, छीपा वाले, ये सब लोग खाना खिलाते हैं, तो अच्छी जगह पर खिलाएँ। ये सड़कों के किनारे पर ही क्यों? तो ये कोई जवाज़ नहीं है तलहा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इस्लाहात की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से कोई ऐसा प्लॉट ले सकते हैं, ऐसा कोई पार्क का हिस्सा ले सकते हैं जहाँ के ऊपर ये 2 घंटे 3 घंटे की एक्सरसाइज जो होती है दस्तरखान वाली वो लगाई जा सके, लेकिन फुटपाथ पर नहीं। मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अब चाहे वजीर आजम हो या दूसरे सूबे के वजीर आला तहरीक इंसाफ वाले, पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम रहेंगे। क्या कहा उन्होंने, आप भी जरा सुनिए। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने एहसास महरूमी की वजह से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया,
अगर पंजाब के अवाम ने इनकी नाअहली की वजह से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, और अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी इंसानी हकूक की पासदारी के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। फैसल साहब वाज़ेह कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि अगर अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला किया तो आखिरी कील बिलावल भुट्टो जरदारी ही ठोकेंगे ताबूत में। कैसे देखते हैं आप इस क्लेम को फैसल साहब? देखिए, बिलावल ने अपोजिशन लीडर वाली कैपेसिटी के अंदर, जाहिर इतनी बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, डंका एक बजा दिया है, और वो अगर के साथ कह रहे हैं ये सारी बातें। सूरत हाल ये कि गवर्नेंस मैनेजमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसका उन्होंने जिक्र किया शुरू में, मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या वाकई मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस ऐसी रही है? क्या वाकई उन्होंने पिछले तकरीबन 18 महीने की वो हुकूमत, और उनको ये चौथा महीना, 4.5 महीने इसमें हो गए, उनकी गवर्नेंस मैनेजमेंट ऐसी रही है? चंद दिनों पहले तो ये मामला चल रहा था कि मुराद अली शाह साहब से खुश नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक नहीं है। जो इजलास के अंदर उन्होंने बात की कि सेहत क्या शोबा हो, ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, वो जिस तरह से काम बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं मुराद अली शाह और उनकी कैबिनेट से, वैसा हो नहीं रहा। लेकिन बहरहाल वो ये समझते हैं कि मुराद अली शाह साहब अच्छे सीएम हैं, बोजदार साहब से जो पंजाब के सीएम हैं उनसे तो शक व शुबहात हैं इस हवाले से। तलहा फैसल साहब, दावे तो पीपल्स पार्टी के यकीनन बहुत बड़े बड़े हैं, पर इनके गढ़ लाड़काना के रहने वाले क्या कहते हैं? कि वीडियो बड़ी वायरल हुई है, मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ, प्लीज़ दिखाइए। बिलावल से छोटी अपनी इतनी अपील है, लाड़काना आके के दिन को शर्मिल को देख ले। यहाँ पर हजारों घर है, यहाँ पर हजारों घर है, परेशान है सभी, जिसे देखनी है गंदगी को शर्मिल आए कभी। फैसल साहब, हमेशा पीपल्स पार्टी पे यही तनकीद होती है कि वो कहते कुछ हैं पर जमीनी हकायक बिल्कुल उसके बरक्स होते हैं। आप इस पर कैसे रोशनी डालेंगे और इस वीडियो पर भी बात कीजिएगा फैसल साहब? तलहा, इस नौजवान ने अपने अंदाज में जो एहतजाज किया है और आंखें खोल दी हैं, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी तक भी एक क्लिप लाजमी तौर पर जाएगा, वो नोटिस भी लेते हैं इन चीज़ों के। लाड़काना के बारे में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, क्या पीपल्स पार्टी कर सकी है? सूरज का सिस्टम भी उन्होंने जिंदगी के में नाले में तकरीबन वो खड़े होकर, गली में ऐसी जगह पे खड़े होकर जो है वो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये अंदाज़ा लगाइए, आप देखें लाड़काना जिसको हर साल स्पेशल पैकेजेस मिलते हैं, सूरज का सिस्टम ठीक नहीं है, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, सड़कें नहीं हैं, बहुत बुरा हाल है। पूरे सिंध को तो आप छोड़ दीजिए, लाड़काना का मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़, यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासत का आगाज़ वहाँ से किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी हो, उनका जन्मदिन हो, वहाँ पे कितने बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात नहीं है लाड़काना में। पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध के अंदर ये सूरत हाल है। अब तो कराची का भी ये हाल है, हैदराबाद का भी ये हाल है। तो जो गवर्नेंस मैनेजमेंट की बात है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलावल मेरा ख्याल है ठीक परेशान थे चंद दिनों पहले। आज तो उन्होंने खैर तारीफ़ की है मुराद अली शाह साहब की, जामशोरों में जो फ्लाईओवर था उसके हवाले से, जो 1 अरब 30 करोड़ रुपए गया है। बहुत महंगा फ्लाईओवर है, बहुत महंगा फ्लाईओवर बनाया गया, लेकिन बहरहाल बन गया है। सिंध के लोग इस बात पे मुतमईन है कि चलो पैसे लग गए लेकिन बन गया। लेकिन अब अगर हम बल्दियाती निज़ाम ही ठीक ना कर पाएँ और लोकल गवर्नमेंट की बुनियादी सहूलियत नहीं दे पाएँ, तो फिर ये नौजवान इस तरह से एहतजाज ना करें तो क्या करें? मेरा ख्याल है कि लाड़काना के लोगों को ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सहूलियात मिलनी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वहाँ हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वहाँ पर हैं। हमेशा लाड़काना के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और उनको मेरा ख्याल है बुनियादी सहूलियात सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो पेरिस बनाने का वादा था, लाड़काना को पेरिस ना बनाएं लेकिन लाड़काना ही तो बनाएं। फैसल साहब, सिंध के अवाम, पंजाब के अवाम, बलूचिस्तान के रहने वाले और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले सब एक ही सवाल आजकल पूछते हुए नजर आते हैं
इनकी हुकूमत आई थी, लोग समझ रहे थे कि सेहत की बात होगी, तालीम की बात होगी, बल्दियाती निज़ाम की बात होगी, अवाम को रिलीफ देने की बात होगी। लेकिन इस वक्त बात सिर्फ सियासत पर हो रही है। मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, ऐवान बाला हो, हर जगह पर सिर्फ सियासत की बात हो रही है। अवामी मसाइल पर बात क्यों नहीं हो रही फैसल साहब? तला सियासत ही पर बात होनी चाहिए, और सियासत बुनियादी तौर पर मतलब है आवाम की खिदमत का। और आप जो कह रहे हैं सियासत पे बात, इन हुक्मरानों को और अपोजिशन के लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने अपने मंशूर के अंदर चीज़ें रखी थी उस पर बात करनी चाहिए। साफ़ पीने के पानी पे बात करनी चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स पे बात करनी चाहिए, बिजली गैस के ऊपर बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, तालीम के शोबे पे बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए बात करनी चाहिए, रोज़गार के लिए। ये डिबेट्स टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे होने चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त टेलीविज़न पर हो क्या रहा है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। हुकूमती वज़रा वर्सेस PTI पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान मुख्तलिफ पॉइंट स्कोरिंग है, और मीडिया भी वही पॉइंट स्कोरिंग दिखा रहा है। उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने ये अपनी तकारीर के अंदर कहा था इलेक्शन से पहले, आपने तालीम से मुतालिक ये कहा था, सेहत से मुतालिक ये कहा था, इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, खर्च डेली बेसिस पर हो रहा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए डेली खर्च हो रहे हैं, लेकिन बयानबाजी है। वो वफाकी वज़ीर इत्तलात हों फवाद चौधरी साहब, वो इल्ज़ाम लगाते हैं, शेख रशीद साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग जवाब देते हैं, खुर्शीद साहब जवाब देते हैं, यहाँ से सवाल वहाँ से जवाब। लेकिन कोई भी रहनुमा इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि हमने तालीम के शुबे में ये किया, कि अपोजिशन पूछे हुकूमत से कि तुमने ये वादा किया था, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कर रहे हैं, हेल्थ के शुबे के हवाले से क्या कर रहे हैं, पीने के पानी के हवाले से क्या कर रहे हैं, वोटर्स ने जिस चीज़ पर उन्हें वोट दिया उस हवाले से वो क्या कर रहे हैं। तो लोग भी लगे हुए हैं उसी सीन के अंदर कि दोनों के दरमियान T20 चल रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। लेकिन आम लोगों का मसला, महंगाई का मसला, सड़कों के ऊपर जो सूरत हाल है, अभी ये लाड़काना के मामला हमने देखे, इस पर कोई नहीं पूछ रहा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। पैसे खत्म हो रहे हैं, बजट खत्म हो रहे हैं, बल्कि एक और नया बजट मिनी बजट आने वाला है और टैक्स लगने वाले हैं। लेकिन हाँ, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि आम लोगों के मसले क्या हैं और उनका सलूशन क्या है। तब्दीली की तवक्को हर पाकिस्तानी कर रहा है और समझ रहा है कि हर इदारे में तब्दीली आएगी, और हम देख रहे हैं इतने सारे इदारों में तब्दीली नहीं आई। इवन दो के वज़ीर आज़म इमरान खान इंस्टीट्यूशंस का जिक्र, इदारों का जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा है जो ये इशारा दे रहा है, इंदिया दे रहा है कि अब उसमें तब्दीली आ गई है। वो इदारा है पाकिस्तान पोस्ट का, जिनका ये कहना है कि 72 घंटों में उठाया गया आपके घर से पार्सल इंटरनेशनली डिलीवर किया जाएगा। जी हाँ, सऊदी अरब, UAE, थाईलैंड और बरतानिया पहुंचाया जाएगा। क्या फैसल साहब वाकई पाकिस्तान पोस्ट में तब्दीली नजर आ रही है आपको? देखिए, मैंने एक वज़ीर देखा जिसने बहुत काम किया, और वही वज़ीर है जो इसके अंदर भी रेवोल्यूशनरी टाइप का काम कर रहा है, मुराद सईद। और मुराद सईद चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उसका सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पोस्ट, इसके शनाख्ती ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, डाकिया नज़र ही कहीं नहीं आ रहा था, और बहुत सारे पिछले वज़रा ने, हुकूमतों ने ऐसे ऐसे फैसले किए कि पाकिस्तान पोस्ट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। खाली पेंशन के लिए लोग जा रहे थे या सरकारी डाक के लिए, बल्कि उसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और प्राइवेट जो बहुत सारी कोरियन कंपनी थी वो आई, और उसके बाद वो आके बिल्डअप होती गई और बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से बिजनेस नहीं गई। अब ये दोबारा से पाकिस्तान पोस्ट को वापस लाने का मंसूबा है। मुराद सईद इसमें कामयाब होते हैं नहीं होते, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ बेहतरीन फैसला किया है। अब 20 से ज़्यादा ममालिक के अंदर पाकिस्तानी मसनूआत जो भी डाक के जरिए भेजना चाहेगा बहुत कम कीमत में बड़ी स्पीड के साथ पहुँच सकेंगी। अच्छा कदम है, लेकिन अब देखते हैं कि इनका जो मुकाबला है बहुत सारी कोरियर कंपनीज़ के साथ, क्या ये ब्यूरोक्रेसी वाकई मुराद सईद के साथ खड़ी होगी और मुकाबला करेगी, या चंद माह की ये कैंपेन होगी और ये सब कुछ ठप हो जाएगा? यकीनन क्या वाकई ऐसा होगा, क्योंकि ऐलान जो पाकिस्तान पोस्ट ने किया है वो बहुत बड़ा है। जरा अपने व्यूअर्स को भी सुनवाते हैं। और में नए अज़्म के साथ पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से पेशे खिदमत है EMS प्लस, छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिरों की खुसूसी सहूलत के लिए एक्सपोर्ट पार्सल सर्विस, तेज, काबिल एतमाद और महफूज तर, इब्तदाई तौर पर सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर से, और बहुत जल्द दीगर शहरों से। मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, जापान और बरतानिया के लिए सर्विस का इजरा, स्पेशल बुकिंग काउंटर्स और कलेक्ट। फैसल साहब, क्या हकीकत जानने के लिए जाकर देखना पड़ेगा? आप चलेंगे? देखिए, मैं कौमी इदारे जितने भी हैं ना पाकिस्तान के, मैं उन तमाम इदारों से मोहब्बत करता हूँ। मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, PIA से मोहब्बत करता है। हर पाकिस्तानी चाहेगा पाकिस्तान पुलिस हो, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, ये हमारे इदारे, हम इनसे प्यार करते हैं।
अब बहुत सारे इदारे तो बहुत ही मुस्तहकम हो गए और बहुत तरक्की कर गए और बहुत आगे चले गए, इस पर हम फ़ख्र भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही घिनौनी किस्म की साजिश हुई और वो इदारे ख़त्म होते चले गए। उनमें से पाकिस्तान पोस्ट एक इदारा है। अब अच्छा इनकलाबी कदम लिया गया है। आप कह रहे हैं चलेंगे तो बिल्कुल चलेंगे, चलते हैं। कुछ भेजते हैं पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए, कुछ सऊदी अरब भेजते हैं, कुछ लंदन भेजते हैं। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर आप अपना सामान भेज सकते हैं और बहुत कम कीमत में। मेरा ख्याल ये है कि अपने इदारे को, अपने कौमी इदारे की बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए सारे पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए, लाजमी बढ़ना चाहिए। जो मौजूदा दौर में हमारे ऑनरेबल और मोहतरम चीफ जस्टिस का रोल है, अदालत उज़्मा का रोल है, उसको बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। फैसल साहब की अदालत मुदाखलत कर रही है, दूसरे इदारों की कामों में मुदाखलत की जा रही है और अमर दखल उनका रोका जा रहा है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने उनको जवाब दिया है। फैसल साहब, बिफोर आई कम टू यू, मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को जवाब सुनवाएं प्लीज़। मैंने जाके किसी की आंख का ऑपरेशन नहीं किया, मैंने किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि वो रिट फॉर मैंडेमस जो रिक्वायर करती है, वेयर अ लॉ रिक्वायर्स एन एक्ट टू बी डन in a particular manner, it has to be done, and the High Court and the Supreme Court has the jurisdiction rather the duty to impose. मैंने तो वो फर्ज अदा किया। मैं अपने दोस्तों से जो मेरे यहाँ भाई हैं, मेरे जजेस हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर इसको जॉब समझ के ना कीजिए। ये पैशन है, ये एक खिदमत है, इसको जॉब समझकर ना करें। क्या पैगाम दे रहे हैं फैसल साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? देखिए मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने एक ऐसे वक्त के अंदर सो मोटो लिए और वो ग्राउंड पर आए। उन्होंने देखे मसाइल, जब एक वैक्यूम था। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस मैनेजमेंट बहुत वीक थी। वो हेल्थ का शुबा हो, वो एजुकेशन का शुबा हो, जहाँ पे उन्होंने सो मोटो लिए, गए अस्पतालों के दौरे किए, एक एक बेड पे 3-3, 4-4 मरीजों को देखा। बजट कहाँ जा रहा था, करप्शन हो रही थी, डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, दवाइयाँ लुट रही थी। ऐसे मौके पर वो गए और वाकई अगर आप जिनको वोट देते हैं, पाकिस्तानियों ने जिनको वोट दिया, उनकी गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी ठीक काम नहीं कर रही, तो एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये काम किया और मैं समझता हूँ खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अब कम वक्त है, वो रिटायर होने वाले हैं, तो फेयरवेल पार्टीज़ के अंदर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहेगा, एक चेक एंड बैलेंस रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो भी अगले बल्कि खोसा साहब जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस बनेंगे, तो वो अगर इसी तरह का रवैया रखेंगे, सोमोटो लेंगे और एक्शन करेंगे और सबको अंदाज़ा होगा कि हाँ हमारे चीफ जस्टिस हैं जो अगर कोई सही काम नहीं करेगा तो उसकी पकड़ करेंगे, उससे बुला लेंगे, उससे पूछेंगे ये कौम का पैसा कैसे इस्तेमाल किया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, सही काम क्यों नहीं किया। तो ये अच्छी रविश है, अच्छी कोशिश है और फ्यूचर के अंदर भी हमें इस तरह के मसाइल के हल मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा न हुआ भी जाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आने वाले हैं, इस तरह खोसा साहब उनके हाथ में है फैसला, वो क्या करना चाहते हैं। 10 माह के लिए तकरीबन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। बहरहाल साकिब निसार साहब ने जिस तरह से काम किया है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके अंदर लोगों को एक उम्मीद आई कि वाकई पाकिस्तान में कोई जज है, कोई चीफ जस्टिस है जिसने हमारी बात सुनी है, हमारे मसले के लिए ग्राउंड पर आए हैं और अच्छा फैसला किया और उन लोगों को पकड़ा है, उनकी गिरफ्त की है जिन्होंने टैक्स पेयर का, पाकिस्तानियों का हक माना। यकीनन फैसल साहब, और मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा याद रखे जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस साकिब निसारी होंगे। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। अद्वियात की कीमतें आसमान को पहुंच गई हैं। टॉप स्टोरी है, टॉप सीक्रेट स्टोरी है कि 150 दिनों में वजीर आला सिंध ने कितनी बख्शिश दी अपने वज़रा को, और ये भी आपको बताएंगे कि हमारी पिछली टॉप सीक्रेट स्टोरी का क्या रिएक्शन निकला, किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्शन लिया। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे के अखराजात हैं। कोई गरीब किसी मरज का शिकार हो जाए तो इलाज कराते कराते रोड पर आ जाता है। लेकिन इस वक्त मसला यह है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है 15%। फैसल साहब, अगर अद्वियात इसी तरह महंगी होती रहीं तो गरीब जो बीमार होता है उसके लिए तो ये दवाइयाँ खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इस टाइप को कैसे देखते हैं फैसल साहब? देखिए, जब डॉलर इतना महंगा हो जाए तो जाहिर है उसका असर पेट्रोल पे भी आता है, दीगर महंगाई पर भी आएगा, और अद्वियात पर जब आएगा तो जाहिर है उसका कोई दूसरा हल नहीं है। और लोग ये कह रहे थे कि दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा। ये हुकूमत
हम अगर असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनते रहें या उससे पहले हम गुफ्तगू सुने जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, तो महंगाई और निचले तबके को ऊपर लाना और उनका ख्याल रखना वगैरह वगैरह जैसी बहुत सारी तकारीर हमने इलेक्शन कैंपेन में भी सुनी, उसके बाद भी बहुत दफ़ा सुनी, लेकिन अमल दरामद उससे मुख्तलिफ हो रहा है। महंगाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कहा जाता है तकरीबन कोई 700 के करीब पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जिनकी 24,000 से ज़्यादा मसनूआत हैं। अब 9 से 15% तक इजाफ़ा हो गया है हर दवा पर, और जाहिर है कि जब ये इजाफ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। साथ ही एक और मामला ये होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके दरमियान एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट रहता है कि वो अपनी मसनूआत, सेम फार्मूले की बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी मसनूआत अद्वियात होती हैं, वो डॉक्टर से अपनी कंपनी की मसनूआत लिखवाएं मरीज़ के लिए, और इसमें एक कॉम्पिटिशन सा रहता है। तो दो किस्म की सूरत हाल का सामना है अब मरीज़ों को, पाकिस्तानी में जो मरीज़ हैं उनको, कि अब वो दवाएं महंगी मिलेंगी। दूसरा ये कि अब एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आपको वही दवा लेनी पड़ती है और उसमें बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल का सामना होता है, जिसके ऊपर बहुत कम डिस्कशन हुआ है। जिस पर आपने बात की फैल साहब, ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है, निशान है, किस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी सेल्समैन हायर करती हैं, डॉक्टर तक वो जाते हैं, उनको रिश्वत देते हैं, कहते हैं आपको दुनिया भर में घुमाएंगे, ये इनामात देंगे, ये गिफ्ट्स आपको देंगे, बस हमारी दवाई लिखिएगा, कोई और दवाई ना लिखिएगा। इस पर एक रिपोर्ट है, नजर डालते हैं। डॉक्टर्स और मरीज के दरमियान एतमाद का रिश्ता जिंदगी और बेहतर सेहत का जामिन होता है। ताहम पाकिस्तान में दवासाज कंपनियों और डॉक्टर्स के गठजोड़ के बाइस मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। डॉक्टर्स और आजकल फार्मेसीज खुली हुई छोटी छोटी, इन दोनों का आपस में गठजोड़ होता है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 700 दवासाज कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 300 अरब रुपए है और 70,000 दवाएं रजिस्टर्ड हैं। अपना उन्होंने एक माफिया बनाया हुआ है, डॉक्टरों का कोई किरदार नहीं है। मुल्क में दवासाज कंपनियां एक दवाई को मुख्तलिफ नामों से बनाती हैं, जिनकी मार्केटिंग के लिए डॉक्टर्स को मुल्क से बाहर के दौरे, घर, गाड़ियां, हज और उम्रे की सादत की ऑफर्स भी की जाती हैं। मेडिकल रैप जो ये पैकेजेस वगैरह दे रहे हैं, इनके ये पैकेजेस वगैरह खत्म करनी चाहिए। बस पैसा जोड़ना है, किसी भी तरीके से जोड़ना है, भले किसी की जान खतरे में हो। डॉक्टर्स इन दवाओं को मुख्तलिफ नामों से मरीजों को दिए जा रहे हैं और मरीज बिस्तरे मर्ग तक पहुँच जाता है। पाकिस्तानी अस्पतालों में रोजाना हजारों की तादाद में मरीज आ रहे हैं, लेकिन सही नहीं हो रहे। डॉक्टर्स और दवासाज कंपनियों की जानिब से जारी इस खेल को रोकने में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, क्योंकि रैप के अफसरान रिश्वत लेकर सारे काम अंजाम देते हैं, जिसके बाद मरीज का पूछने वाला कोई नहीं होता। आजकल डॉक्टर जो है उनकी मसीहा ही खत्म हो चुकी है। डॉक्टर जो है वो ज्यादातर जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में टाइम देते हैं, सेहत को, इलाज को एज ए कारोबार बनाकर उन्हें लूटते हैं। पाकिस्तान में दवासाज कंपनियों में 100 कंपनियां मारूफ और 600 गैर मारूफ हैं। तमाम इस सिलसिले में हुकूमत को अपनी रेट कायम करना होगी और रैप और PMDC की जानिब से बनाए गए कवानीन पर फौरी अमल दरामद करा के इस घिनौने कारोबार को रोकना होगा। फैसल साहब, पहले लगाम किसको डालनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को या डॉक्टर हजरात को? देखिए, डॉक्टर हजरात को लगाम डालने का मामला नहीं है, ना ही ये मामला फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। मामला ये है कि हर इदारा, हर शख्सियत, हर प्रोफेशनल वो उसी तरह परफॉर्म करे प्रोफेशनली जो दुनिया भर में राइज तरीक़ेकार हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हम छोटे छोटे से तहाइफ के लिए, मुख्तलिफ टूर्स के लिए, मुख्तलिफ पैकेजेस की सूरत में इनामात के लिए उसमें घूम से जाते हैं, और उसमें ज़ाहिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज चाहती हैं कि उनका बिजनेस ज़्यादा हो, और वो जो मेडिकल रैप्स होते हैं बैग लेके चल रहे होते हैं, उनकी कोशिशें होती है डायरिया, पेन्स, इसके अलावा फ़ोन्स, कॉन्फ्रेंसेस, थाईलैंड का चक्कर, तो जनाबी अली मलेशिया का दौरा, तो उम्रे का टिकट, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन ये सारा इस तरह की चॉइस जो है वो और बिजनेस के अंदर भी है, लेकिन क्या ये वाकई ईमानदारी से होता है, प्रोफेशनली ठीक होता है, या रिश्वत के तौर पर होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल उठा लेते हैं हामिद रजा साहब से, जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के। साहब, आप भी उठाइए सवाल। हामिद साहब, बार बार लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज जिनके ज़्यादा बजट हैं, जिनके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं वो डॉक्टर हजरात से, और अपने प्रिस्क्रिप्शन पे चाहती हैं कि उन्हीं की मसनूआत मरीजों को लिख कर दें और लिखते देते रहें तिल जब तक कि उनका बिजनेस मुकम्मल ना हो जाए। आप इसको दुरुस्त समझते हैं प्रोफेशनली?
हामिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हामिद रजा साहब जी बिल्कुल आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, इस वक्त मैं जो आपको प्रोग्राम मैंने थोड़ा सुना है, तो 2 टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। एक जो रिसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। नहीं, मैं प्राइसिंग की आपसे बात नहीं कर रहा, वो तो हो गई महंगाई और पेट्रोल के जरिए कनेक्ट थी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जो दूसरा सब्जेक्ट था। दूसरी बात आपने की है कि जो डॉक्टर्स और कंपनीज का जो रिलेशन है और पेशेंट है जो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उसमें क्या सिलसिला है। देखें, ये इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कवानीन है जो ड्रैप और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हैं कि आप अपनी सेल का 5% बजट जो है वो अपनी सेल प्रमोशन या मार्केटिंग पे लगा सकते हैं। ये तो है कानून की बात। 5%। अब हर इंडस्ट्री में जी 5%, हर इंडस्ट्री बशमूल मीडिया इंडस्ट्री, उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर चंद कंपनीज जो हैं वो ये प्रैक्टिस कर रही हैं, दैट इज टोटली इलीगल। ना तो इसको हमारी एसोसिएशन और उसका कोड ऑफ एथिक्स सपोर्ट करता है, ना ही इसको ड्रैप सपोर्ट करता है। चलिए डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में हामिद रजा साहब आपने एडमिट कर लिया और जाहिर है अच्छे बुरे का फर्क बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस किस तरह की सहूलियात या पैकेजेस या तोहफे तहफ़ तक अब तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहुँच चुकी हैं। डॉक्टर हजरात के लिए क्या क्या तहफ़, क्या क्या पैकेजेस आपकी नॉलेज में हैं अब तक जो दिए गए हों? देखें, ये तो कंपनी टू कंपनी हर एक की अपनी पॉलिसी है कि कोई कंपनियां जो हैं वो लिटरेचर सैंपल अपनी प्रमोशन के लिए देती हैं। कुछ लोग इससे आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स है वो उसको अलाउ नहीं करता कि आप किसी किस्म की ब्राइब करें डॉक्टर को या टूर्स ऑफर करें या उनको। कोड ऑफ एथिक्स अलाउ नहीं करता कि आप किसी किस्म की ब्राइब करें या कोई लालच दें। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद जुबैर मेमन साहब हमें ज्वाइन करें, आप सदर होलसेल कराची फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मेमन साहब। जो बात अभी हामिद रजा साहब कर रहे थे कि पैसा कोड ऑफ एथिक्स में तो नहीं होता, लेकिन आप मजीद रोशनी डालिए कि ये सेल्समैन किस किस तरह की लालचें देते हैं डॉक्टर्स को कि सिर्फ उन्हीं की दवाइयाँ लिख के दी जाएं। देखिए, हमारा तो कोई ताल्लुक होलसेलर का नहीं होता डॉक्टर से डायरेक्ट। हमारा तो डायरेक्ट जो फार्मेसी होती है, जो फार्मेसी वाले। सादगी से आप कह रहे हैं हमारा ताल्लुक इससे नहीं होता। 15%, 9 से 15% कीमतों में इजाफा हो गया। अब आपका ताल्लुक क्या है? वो पुरानी कीमतों वाली दवाएं पहले देंगे और उसके बाद जब नई कीमतों वाली दवाएं आएंगी वो बाद में देंगे, ऐसा होगा? बिल्कुल सर। ड्रग एक्ट के तहत जो पुराना प्रिंट होता है, हमारे लिए तो जब प्राइस इंक्रीज होती है, एक तो कई सालों से अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। हमारे मुल्क में कितने सालों से इंक्रीज नहीं हुई? तकरीबन 5-6 साल हो गए। ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रही है ना, जब भी पेट्रोल बढ़ा है, ये बढ़ा है तो उसमें बढ़ती सर मेरी हर सुन ले, हमारे मुल्क में रुपया कमजोर होने से हर दूसरे रोज ही महंगाई का तूफान खड़ा हो जाता है, सिवाय फार्मा इंडस्ट्री के। ये बड़ी खुशाइन बात है कि चलो हमारे मुल्क में एक महकमा ऐसा है जो सही काम कर रहा है और इस महकमे का अपना एक चेक एंड बैलेंस का मजबूत निजाम है। कर रहा है। यहाँ तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। एक से एक बड़ा पैकेज दिया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से डॉक्टर्स को, और एक पूरा एक कैंपेन बनी हुई है जिसमें होलसेलर्स भी शामिल होते हैं। खैर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त अंदाजन कितने लागत की अद्वियात पुरानी रेट्स की मुहैया होंगी और वो अंदाजन कितने दिन तक पुरानी रेट्स की अद्वियात जो है वो पाकिस्तानियों को मिलती रहेंगी? ड्रग एक्ट के तहत तो सर हम जो भी फार्मेसी होलसेलर और रिटेलर जितने भी हजरात हैं, वो पुराना प्रिंट जो कंपनी का अवेलेबल है, जब तक पुराना प्रिंट है वो पुराना प्रिंट ही बेचने का मिजाज है। जब तक बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर मेमन साहब, सदर होलसेल कराची फार्मास्यूटिकल्स। फैसल साहब, इस पूरी सिचुएशन को आप कीजिए कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, किस तरह हम बेहतर करें इस प्रॉब्लम? तला मुझे ऐसा लगता है कि जो ओनरशिप है कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, उसे ज़्यादा फिक्स्ड होने की ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं और अभी हाल में ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको अमेरिका के, लंदन के, यूरोप के टूर्स विद फैमिली करवाए गए हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से करवाए जाते रहे। थाईलैंड के, मलेशिया के दूसरी कैटेगरी में होते हैं, पहली कैटेगरी में दुबई के होते हैं, फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर के होते हैं, और फिर जो ज़्यादा महंगे डॉक्टर्स हैं उनको यूरोप और अमेरिका भेजा जाता है। तो एक सिनेरियो ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ये जो धंधा है, इस धंधे को ड्रग अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की, वो किस तरह से करेगी और पीटीआई की हुकूमत क्या इसको इसी तरह से चलने देगी? उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस साइकिल को तोड़ें और ऑर्गेनाइज जो एथिक्स हैं उसके जरिए से इंडस्ट्री को चलाएं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे अपनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट। 150 दिनों में करोड़ों रुपए एजाजिये के नाम पर वजीर आला सिंध ने
किसको दिए, क्यों दिए, तफसीलन आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारी पिछली टॉप सीक्रेट रिपोर्ट पर किसने क्या एक्शन लिया। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब बात होगी मैं वेलकम बैक और अब बढ़ेंगे अपनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट की जानिब। 13 करोड़ 60 लाख 85,000 रुपए की टिप वजीर आला सिंध ने दी है। फैसल साहब, ये टिप्स क्यों दी जाती हैं, टारगेट क्या होता है, वजह क्या होती है, थोड़ी रोशनी तो डालें। देखिए, मुराद अली शाह साहब एक अच्छे वज़ीर हैं। फाइनेंस की वजारत उनके पास तकरीबन 8.5-9 साल से है और अब चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वज़रा के चीफ हैं। अब वो किस किस तरह से 18वीं तरमीम के आने के बाद कौन कौन से तरीक़े हैं जिसके तहत अपने दोस्त, अहबाब, ब्यूरोक्रेसी, इन लोगों को अकोमोडेट करें, क्योंकि तरक्याती फ़ंड तो उस तरह से आ नहीं सकते। तो एक नया रास्ता नज़र आया है डॉक्यूमेंट की सूरत के अंदर कि किसको कैसे कैसे पैसे दिए जाएँ, और उन्होंने पैसे दिए हैं। वो जाहिर है कि वो डॉक्यूमेंट बाहर आ गया है। मुराद अली शाह साहब शायद इससे एग्री ना कर रहे हों या कोई रीजनिंग कर लें, और उनके पास बेहतरीन तर्जुमान भी हैं मुर्तज़ा वहाब, वो भी बहुत सारी लॉजिक के साथ चीज़ लेकर आ जाए। लेकिन बहरहाल ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा गलत इस्तेमाल, किस तरह ये पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है, किसको गया है, कितना गया है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इस पर एक खुसूसी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, नजर डालते हैं। सिंध हुकूमत का विफाक से फंड्स न मिलने का रोना, लेकिन ये क्या, खजाने का मुंह सिंध के वज़रा, मुशीरों और मुआविन खास समेत सरकारी अफसरान पर खोल दिया गया। बोल की तहकीकात ने साई सरकार का पोल खोल दिया। बोल न्यूज की तहकीकात और टॉप सीक्रेट ने सिंध हुकूमत के दावों की खलई खोल दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो सूबे के वजीर खजाना भी हैं, उनके अहकामात पर करोड़ों रुपए निछावर करने के तहरीरी अहकामात दे दिए गए। तहकीक के बाद पता चला कि सिंध की साई सरकार ने अपने ही वज़रा और मुशीरों पर सबसे ज्यादा मेहरबान होकर एजाजिये के नाम पर 2 करोड़ 87 लाख रुपए से जायद निछावर कर दिए। सिंध के वजीर, मुशीरों और हुकूमती लोगों को प्रोटोकॉल पर एजाजिये के नाम पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद जारी किए हैं। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। सर्विसेज जनरल महकमे के अफसरान को एजाजिये के नाम पर 8 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद झोंक दिए गए। ख्याल रखने वाला केयर टेकर सेल, जो सर्विसेज जनरल महकमे का ही हिस्सा है, उसे अलग नवाजा गया है और यूं 96 लाख रुपए से जायद इस सेल में बैठे लोगों पर फूंक दिए गए। स्टेट ऑफिस भी सर्विसेज जनरल महकमे का हिस्सा है, उस पर भी 38 लाख रुपए से जायद नवाजने की खातिर एजाजिये के तौर पर जारी किए गए हैं। किस तरह नवाजने की खातिर सिंध हुकूमत कौमी खजाने को चूना लगा रही है। अवामी खिदमत के बजाय एक ही महकमे के विंग्स को अलग अलग दिखाकर करोड़ों रुपए झोंकने पर साईं मुराद अली शाह से सवाल जरूर बनता है। नैब समेत एंटी करप्शन जुर्रत करे तो ये एक नया रेफरेंस मुराद अली शाह के खिलाफ बन सकता है। फैसल साहब, लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, सियासतदान एक दूसरे को रकम इस तरह देते हैं ताकि अपने हल्के में बांट सके, वोट पक्का कर सके, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन ब्यूरोक्रेट से भी रकम बांटी गई है और किस बात पर बांटी गई ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा एजाज मिला है इनको जो एजाजिया दिया गया? देखिए, हमेशा से होता आया होगा ये, और इससे ज़्यादा की रकम होगी, लेकिन मामला ये है कि अब जो लीड कर रहे हैं सिंध के अंदर, जिनकी आईडी के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी गवर्नेंस की बेहतरी के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए मुसलसल फोकस हैं और बार बार मीटिंग्स करते हैं। तो ये जो छुपे रुस्तम स्टाइल के अंदर चोरी के रास्ते से पैसे देना, ये मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और ये अमाउंट जो कि हुकूमत को भी चौथा महीना है और अभी ये अमाउंट तकरीबन 13.5-14 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम नहीं, सिवाय इसके कि लोगों को खुश करना, उनकी जेब गर्म करना, उसके लिए है। तो अब बिलावल नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से इस्तेमाल हो। जवाज़ बहुत सारे हैं इसको लीगल करने के, और कर भी दिया जाएगा। मुझे बड़ा यकीन है मुर्तज़ा वहाब साहब जितने अच्छे दलाइल देते हैं, मुराद अली शाह साहब भी बड़े अच्छे दलाइल देंगे, लेकिन आखिरकार ये डॉक्यूमेंट भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भी तो किसी इन्हीं में से दिया है कि ये गलत हो रहा है और ये गलत पैसा इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट बोल की रिपोर्ट है, इस पे ये चीज़ सामने आई है। 4 महीने के अंदर अगर 14 करोड़ रुपए बगैर किसी वजह के खर्च हो रहे हैं तो 5 साल में ये रकम कितनी बढ़ सकती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर अब 14 करोड़ रुपए इस वक्त हैं
तकरीबन तला और 4 महीने हुए हैं, तो फिर आप 5 साल में कैलकुलेट करते करते ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस अमाउंट को यहाँ रुकने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब की नॉलेज में जब ये चीज़ आएगी तो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। वो एक्शन ले रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक करने के। आपको समझते हैं कि इमरान खान से बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। वफाक में जो परफॉर्म कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की, और वो समझते हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उससे बेहतर परफॉर्म करे सिंध गवर्नमेंट, तो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर खुद इन्वॉल्व हैं। वो इन्वॉल्व हैं तो उनको गलतियां जब मालूम होती हैं तो उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं, और ऐसे ऐसे एक्शन उन्होंने लिए हैं जो कभी पहले पिछले 8 सालों के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लिए। और मैं आपकी बात से इसलिए मुत्तफिक हूँ फैसल साहब कि हमारी पिछली टॉप सीक्रेट रिपोर्ट पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्शन। मैं बात कर रहा हूँ गोरख हिल की, जिसे सिंध का मरी कहा जाता है। इसी प्रोग्राम में फैसल साहब ने और मैंने आवाज़ उठाई थी उसके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं 2008 से गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, पैसे अरबों रुपए निकल गए, हिसाब को 52 करोड़ रुपए का था, और ज़मीनी हकायक ये बता रहे थे कि कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अच्छी खबर यह फैसल साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी ख़त्म कर दी है, जिसके हेड थे रफ़ीक जमाली 2008 से। लेकिन अब हमें फ़ख्र है कि हमारी आवाज़ उठाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्शन लिया। फैसल साहब देखिए, मैं यही बात कह रहा था आपसे, अभी आपने उसकी तस्दीक भी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी अलग किस्म के लीडर हैं और उन्होंने अभी बाकायदा तौर पर इनिंग शुरू की है। वो चेक रख रहे हैं वुज़रा के ऊपर, वो देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट, सिंध सरकार कैसे काम कर रही है, वो एक्शन ले रहे हैं। अगर कहीं पर 21 अरब रुपए खर्च हुए गोरख हिल जैसे प्रोजेक्ट पे और वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, सड़क टूटी फूटी है और मुसलसल 2-3 अरब रुपए हर साल जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो बिलावल को परवाह है। बिलावल सोचते हैं सिंध के लोगों का पैसा सिंध पर ठीक लगे। उन्होंने एक एक्शन लिया और गोरख हिल जो अथॉरिटी है उसको ख़त्म कर दिया, रफ़ीक जमाली साहब को फारिग कर दिया। अब आगे बढ़ें, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ उससे मुतालिक लें। लेकिन मुझे जब ये रिपोर्ट चली थी तो मेरे पास उस वक्त के जो वज़ीर थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक था, रऊफ़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने फ़ोन किया कि ये अथॉरिटी मैंने बनाई थी जब मैं वज़ीर था। अच्छा। और ये रोड भी मैंने बनाया था, मैं खुद गया था, और पानी की लाइन भी मैंने बिछाई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर ये आपने किया था। और एक ऐसा टाइम था ज़रूर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM साथ मिलकर काम करते थे और अब इस तरह की चीज़ थी। लेकिन बहरहाल गोरख हिल के बारे में पॉजिटिविटी ये है कि हमें एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा मकाम दिया है सिंध के लोगों को जहाँ पर छोटी सी डेवलपमेंट करके बहुत ज़्यादा तफरीह हासिल की जा सकती है। इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन इत्मीनान इसलिए नहीं है कि वो पैसे ज़ाया हो गए हैं, लोगों की जेबों में चले गए। ये एक्शन अच्छा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। अब इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ने के लिए ठीक तरीके से किसको देंगे ये असाइनमेंट, कौन अच्छी तरह काम करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलावल भुट्टो जरदारी की बनती है। और यकीनन हम दिखाना भी चाहेंगे अपने व्यूअर्स को किस तरह हमने गोरख हिल के लिए आवाज़ उठाई है। जरा दिखाइए। आप यह है कि गोरख के नाम के ऊपर एक गोरख धंधा हो रहा है पैसे खाने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस मैनेजमेंट के लिए बदनुमा दाग है। चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी रफीक जमाली 2008 से माहाना 2 लाख और दीगर मराहत के मजे लूट रहे हैं। गोरख हिल स्टेशन तक पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट भी अथॉरिटी चेयरमैन रफीक जमाली के कबीले के पास है। हर साल बजट में 2-3 अरब रुपए रख देते हैं माशाल्लाह, और फिर वो 2-3 अरब रुपए गुम हो जाते हैं। इस तरह से मजमूई तौर पर तकरीबन 21 अरब रुपए गोरख हिल प्रोजेक्ट के अंदर रखे जाते रहे हैं, लेकिन कभी भी एक बार भी नहीं देखा गया कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ सड़क बने, वहाँ का एनवायरनमेंट बदले। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? ये नहीं मालूम। चेयरमैन की तनख्वाह और मराद पर ऑडिट इदारे मुसलसल कानूनी जवाब तलब कर रहे हैं। नहीं ऑडिट के इदारों को कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया जा रहा है, नहीं। लेकिन फैसल साहब, सवाल तो सबसे बड़ा ये है, क्या गोरख की किस्मत बदलेगी आपकी नज़र? देखिए, मुझे साइंस सरकार का हम बार बार जिक्र करते हैं और उसमें साइंस सरकार के ऊपर मुराद अली शाह और उनसे पहले कायम अली शाह के ऊपर हम बहुत सारी बातें कह देते हैं। बाज़ दफ़ा वो कैरेक्टर असैसिनेशन भी लगती हैं कि यार वो काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन मीडिया उन पर हमला कर देता है। लेकिन एक और चीज़ है, बिलावल बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत आसानी से आ जाते हैं और आने के बाद वो इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें। अगर उनकी नॉलेज में चीज़ आ जाए कि यहाँ पे मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस का मामला है, प्रॉपर आदमी प्रॉपर पोजीशन पर नहीं है और करप्शन हो रही है या मिस हैंडलिंग है और डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उन्हें पेन होता है और पेन की सूरत में फिर वो दबाव डालते हैं और फैसला करते हैं। तो गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतालिक भी उन्होंने रिपोर्ट देखी और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। बहुत पॉजिटिव बात है। अथॉरिटी के चेयरमैन को हटा दिया, रफ़ीक जमाली साहब को
तहलील कर दिया है बोर्ड, दोबारा से बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन समझते हैं कि ये गोरख हिल एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर वो ज़रा फोकस करें। अब 2-3 स्टेप्स हैं जो कि मेरा ख्याल है वो लेंगे और लेने भी चाहिए कि किस तरह से ये पैसा इस्तेमाल हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी कर ली जाए। साथ ही किसी को ऐसा प्रोजेक्ट दे दी जाए वो 3 से 6 महीने के अंदर वो ये चीज़ करके दिखा दें, और उसके बाद जैसे आज जाम शुरू में जाके उन्होंने फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया, इसी तरह से गोरख हिल पे भी जाएँ और रिजॉर्ट्स का इफ्तिताह करें। और ये बहुत आसान सी चीज़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सारी दुनिया देखी है और वो एक ऐसे ख्वाब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जो उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने देखा था। वो ख्वाब पूरा करने के लिए सिंध के लोगों को सहूलियात देनी है। एक मामला लाड़काना के अंदर सूरज से मुतालिक भी था, पानी की सप्लाई से भी नोटिस लेने की ज़रूरत है, लेकिन गोरख हिल वाले मामले पर आपने इतना बड़ा एक्शन लिया है। अब लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिलावल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है और वो तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपने फैसले करेंगे। और बिलावल है जो अपनी वालिदा मोहतरमा शहीद रानी के तमाम तर ख्वाब पूरे करेगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही। उसी के साथ हमारे शो का वक्त तमाम होता है। आपको अगर शो पसंद आए तो सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।